पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओके, क्या है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? पहले तो मुझे ये बताइए आप क्या समझते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, जल्दी बोलो। अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप्स एंड पेयर्स। हाँ, कि जितने भी एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं किसकी फॉर्म में, ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसके पीछे मकसद क्या है, जल्दी बोलो। ताकि सर इजी हो जाए। तो ऐसा है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, और हर एक की प्रॉपर्टी को स्टडी करना अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो प्रॉपर्टी को समझ इजी करने के लिए क्या किया गया, एक अरेंजमेंट, एक तरीका फॉलो किया गया जिसको आपने नाम दिया पीरियोडिसिटी। क्या नाम दिया उसको? पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी क्या है? बेसिकली हर एक एलिमेंट एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, सीक्वेंस को फॉलो करता है, और उस अरेंजमेंट के अंदर वो सीक्वेंस आ रही होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक साल का होना ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो आप बोलोगे हाँ सर पीरियोडिक है, क्योंकि 365 1/4 करने पर एक साल हो जाता है। 365 डेज 1/4 ऑफ अ डे टाइम करने पे हमारा एक साल कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक पीरियोडिक साइकिल है, हाँ या ना? आंसर है यस, इट इज अ पीरियोडिक साइकिल। यस सर। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम होने के बाद ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। फिर मैंने कहा कि लूनर एक्लिप्स जो होता है, सोलर एक्लिप्स जो होता है, और डिफरेंट सीजन्स का आना, क्या ये पीरियोडिक है? आपने कहा पीरियोडिक है। मैंने कहा घड़ी की सुई का चलना पीरियोडिक है, आपने कहा हाँ पीरियोडिक है। तो यानी देयर इज अ पैटर्न जो अपने आप को रिपीट कर रहा है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, उसको आपने क्या नाम दे दिया? पीरियोडिक नाम दे दिया। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी बेसिकली इट इज जस्ट द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करे, एक स्पेसिफिक टाइम को फॉलो करे, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं पीरियोडिसिटी। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी से हम पहली चीज तो यही कैलकुलेट करने वाले हैं कि पीरियोडिसिटी इज नथिंग बट द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, अब आगे सुनिएगा। पीरियोडिसिटी बताते वक्त, यानी कि रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी बताते वक्त, अलग अलग साइंटिस्ट आए और इन्होंने पीरियोडिक अरेंजमेंट्स दिए। क्या दिए? पीरियोडिक अरेंजमेंट्स। और इन पीरियोडिक अरेंजमेंट्स में सबसे पहला जो अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन दिया वो साइंटिस्ट थे डॉबर्नियर ट्रायड। कौन से ट्रायड? डॉबर्नियर ट्रायड। आपको याद होगा डॉबर्नियर ट्रायड क्या था? यस भैया। यस सर। उसने, देखो इन सबका क्लासिफिकेशन का ना बेसिस याद रखना, इन सबके क्लासिफिकेशन का बेसिस एटॉमिक मास था। तो उसने क्या किया? ही अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, एंड ही फाउंड दैट, और उसने तीन तीन के ट्रायड्स बना दिए, तीन तीन के ग्रुप्स बना दिए एलिमेंट्स के, एंड ही फाउंड दैट द एवरेज ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट गिव्स द एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। क्या बोला मैंने? एवरेज निकाली उसने किस किस की? फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के मासेस को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, जो एटॉमिक मास निकल के आया दैट इज ऑफ सेकंड एलिमेंट। समझ आ रही बात? क्या मतलब है इसका? जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे लीना का लिथियम का एटॉमिक मास 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, तो उसने क्या किया? 7 + 39/2 46/2 दैट इज 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना आया? 23। एम आई क्लियर? यस भैया। यस सर। सभी को समझ आ गया? यस सर। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे डॉबर्नियर ने क्लासिफिकेशन दिया और इस क्लासिफिकेशन को हमने भी स्टडी किया, लेकिन डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन आगे जाके फेल भी हो गया था। क्यों फेल हो गया था? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ दीज ट्रायड्स। ही वॉज नॉट एबल टू क्लासिफाई all the elements in form of these triads.
ठीक है। अच्छा, ये तो था डॉबनियर ट्रायड। डॉबनियर के बाद जो अगला साइंटिस्ट आया उसका नाम था न्यूलैंड। सुना आप लोगों ने न्यूलैंड के बारे में? Yes, Yes. sir. क्या किया था उसने? Law of octaves. बहुत बढ़िया। न्यूलैंड का था He सेकंड, said that the elements repeat their properties after at every 8th turn. first element match the property of first element. Matches with the 8th element. Very good. Property of first element matches with that of 8th element. 8th element. जैसे सुर होते हैं आपके ऑक्टेव में सारे गामा पाधा नी सा, तो पहला अगर सा है तो 8th भी क्या होता है आपका? सा ही। तो उसने कहा कि प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट करती हैं। फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच होती है? 8th एलिमेंट से मैच होती है। ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। याद है? Yes, sir. ठीक है। अब इसकी कुछ अच्छी बातें भी थी और कुछ इसकी खराब बातें भी थी। अच्छी बात ये थी, he gave place, Dobonaire's triad. बिल्कुल सही, डॉबनेयर के ट्रायड को उसने अपनी क्लासिफिकेशन में जगह दिया। इन हिज क्लासिफिकेशन, अपनी क्लासिफिकेशन में उसने डॉबनेयर के ट्रायड को जगह दी। याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है। Yes. और इसने जो इसकी लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस तो बहुत सारी थी। He was able to classify only till calcium. हाँ, जो he gave his classification and it was applicable till calcium. सिर्फ कैल्शियम तक ये बात फॉलो हो रही थी, बाकी एलिमेंट्स में ये बात फॉलो नहीं हो रही थी। और एक बहुत बड़ी गलती इसने कह दी, नहीं हो रही थी। इसने डिक्लेयर कर दिया, ही डिक्लेयर्ड मतलब भविष्यवाणी कर दी, that only 4 elements will be discovered. 56 elements are there No elements will be and there. no more would be Elements will be discovered further. discovered in coming future. आने वाले भविष्य में और डिस्कवर होंगे, ये बात भी उसने गलत, उसने कह दिया बस 56 एलिमेंट्स है और डिस्कवर नहीं होंगे। ठीक है। कुछ और भी लिमिटेशंस थी उसकी। He clubbed 2 elements together. दो एलिमेंट्स को उसने एक ही स्पेस में प्लेस कर दिया, जैसे कोबाल्ट निकल, आयरन कोबाल्ट, उनको उसने ऐसे ऐसे पास पास ही रख दिया। आयरन कोबाल्ट निकल को एक साथ ही प्लेस कर दिया। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल था? क्या ऐसा करना सही था या गलत था? It was wrong. Wrong. Why it was wrong? जल्दी बोलो। इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करती और Fe की बिल्कुल। Z मैच और अगर करती आप उसे एक ही एलिमेंट एक ही जगह प्लेस कर रहे हो तो उसका मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम है। हाँ या ना? अरे एक ही जगह पे आप जब प्लेस कर रहे हो उसका मतलब क्या है? इसका जल्दी बोलो। प्रॉपर्टी सेम होगी। एग्जैक्टली सेम। अगर प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है तो ये एलिमेंट्स अलग अलग कैसे हो सकते हैं? सेम ही एलिमेंट होंगे। तो उसने कहा कि तीन एलिमेंट्स को एक जगह बैठकर प्लेस करके बैठ गया वो, तो ये बाद में इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी आयरन की, कोबाल्ट की, निकल की, बाद में जाके पता चला अलग अलग प्रॉपर्टीज है, इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन बन गई। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अब आगे सुनिएगा। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन आई। याद है किसी को? यस सर। क्या था? सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक आदमी उस टाइम पे मेंडलीव था, है ना? He was the first one who tried to classify elements in form of table. rows and columns. ठीक है।
अच्छे अच्छे काम इसने भी यही किया था, इनका भी बेसिस क्या था, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ही था। एटॉमिक मास सभी का बेसिस रहा, एटॉमिक मास के अलावा कोई और बेसिस नहीं था, एटॉमिक मास वाज द बेसिस। ठीक है, और एटॉमिक मास के साथ साथ उसने इंपॉर्टेंट बात कही, वो सुन लीजिएगा। उसने कहा कि देर आर 63 एलिमेंट्स एंड मोर वुड बी डिस्कवर्ड, और डिस्कवर होंगे, मोर वुड बी डिस्कवर्ड इन कमिंग फ्यूचर, आने वाले भविष्य में और भी डिस्कवर होंगे। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। और उसने इनको Yes, नाम sir. दिया था, तो बताया क्या नाम दिया था? एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। एक का सिलिकॉन। एक का बोरॉन है ना, एक का एल्यूमिनियम, और एक का सिलिकॉन। एक का सिलिकॉन। क्या क्या नाम दिया था इनको? एक का जर्मेनियम। एक का जर्मेनियम थोड़ी था कुछ। तो जर्मेनियम तो से बाद में डिस्कवर हुआ था। हाँ हाँ, एक का बोरॉन को क्या नाम दिया गया था बाद में? जल्दी बोलो। स्कैंडियम। स्कैंडियम, राइट। एक का एल्यूमिनियम वाज गैलीडियम। और एक का एल्यूमिनियम क्या था? गैलियम। गैलीडियम। गैलियम। गैलियम नहीं, गैलियम खाली। हाँ। और एक का सिलिकॉन जर्मेनियम। जर्मेनियम। एक का मतलब होता है पेरेंट। ठीक है, यानी कि जर्मेनियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? सिलिकॉन। सिलिकॉन। गैलियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम। और बोरॉन की प्रॉपर्टी मैच करेगी स्कैंडियम। स्कैंडियम। या स्कैंडियम की मैच करेगी बोरॉन से। ठीक है, यानी ये उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, लेकिन इसने तब भी उनकी जगह पे ऐसे एलिमेंट्स प्लेस कर दिए और कह दिया कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी इनसे मैच करेगी, बोरॉन से मैच करेगी, एल्यूमिनियम से मैच करेगी और सिलिकॉन से मैच करेगी। ये है फार साइटेडनेस उस टाइम पे डिस्कवरी की। और अच्छी बात, he explained formation of oxides and hydrides. He explained formation of oxides and hydrides, कि किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप के मेंबर्स हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेटल ग्रुप बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप को, ये सेकंड ग्रुप को, ये 13 ग्रुप को। तो +1 +2 +3 तीन हमारे मेटल्स हो गए, साथ में क्या आ गया? हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन जो है इसकी वैलेंसी -1 होगी, तो ये इससे कंबाइन करेगा, ये इससे कंबाइन करेगा और ये इससे कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने पे क्या बनाएगा? ये M1H1। ये क्या बनाएगा? M1H2। ये क्या बनाएगा? M1H3। बात समझ आ रही है? क्रिस क्रॉस आता करना सभी को, ये क्रिस क्रॉस किया मैंने और कुछ भी नहीं किया। ये है M1H3 और ये है M1H2। बात समझ आ रही है? ये सारे के सारे क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? मेटल हाइड्राइड्स। तो उसने बताया कि मेटल हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है और कौन करेगा और क्यों करेगा। ऐसे ही उसने एक्सप्लेन किया हाउ मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म। कैसे? सेम कहानी। यहाँ पे ये वैलेंसी -2 शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? पहला मेटल M2। ठीक है, और दूसरा क्या बनाएगा? M2O2, दैट इज M2O3। और तीसरा क्या बनाएगा? M2O3। ये ऑक्साइड्स बनाए। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। सब कुछ Yes, समझ आ गई? भैया। प्रोसेस कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? नो सर। नो भैया। ये इसकी अच्छाइयाँ थी कि उसने जगह छोड़ी, और ये इसकी अच्छाइयाँ थी कि उसने हाइड्राइड एक्सप्लेन किया, ऑक्साइड एक्सप्लेन किया। ये उसकी अच्छाइयाँ थी, उसने नोबल गैस को प्लेस किया। ठीक है, लेकिन इतनी अच्छाइयाँ होने के बाद भी कुछ तो बुराई रही होगी। वो हाइड्रोजन की Placement of hydrogen remained uncertain. हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। पहली बात, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन नहीं करता है, वो तो आज तक भी नहीं हुई है। इज अनएक्सप्लेन्ड। क्यों अनएक्सप्लेन्ड है हाइड्रोजन की पोजीशन? कितने इलेक्ट्रॉन्स है हाइड्रोजन के पास? 1. 1 इलेक्ट्रॉन। ये इसको डोनेट कर सकता है
और Yes. ये Yes. वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। एक्सेप्ट भी कर सकते। अगर डोनेट करेगा तो कैसा बिहेव करेगा? फर्स्ट ग्रुप की तरह, एल्कली मेटल, इट विल बिहेव एज फर्स्ट ग्रुप, दैट इज एल्कली मेटल। और अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो ये कैसा बिहेव करेगा? 17 ग्रुप हेलोजेंस, याद रहेगा। यस। Yes, sir. क्लियर टू ऑल? तो हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी बात, ये पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। क्या है आइसोटोप्स? जैसे 1H1, 1H2 और 1H3, ये 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन के बारे में कोई जानकारी ये नहीं देता है। क्यों? इस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन, जल्दी बोलो। Atomic mass and atomic Atomic mass of all were different. राइट, दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। हर एक का एटॉमिक मास अलग अलग है, हालांकि ये आइसोटोप्स है नहीं, तो ये और ये तीनों अलग अलग है। अगर तीनों अलग अलग है तो दे शुड गेट डिफरेंट पोजीशन, इनको अलग से पोजीशन मिलनी चाहिए, अलग से जगह मिलनी चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर, लेकिन जगह तो अलग से नहीं मिलती है, आप जानते हो। तो उससे पूछा गया भाई क्यों नहीं दोगे जगह? जगह देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने कहा कि आपका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? क्या है आपके क्लासिफिकेशन का बेसिस? Atomic mass. एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास तो इन सबका अलग अलग है, हाँ ना? Yes, Yes, sir. भैया। तो इसीलिए आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में ये बता नहीं पाया, ठीक है। Yes, भैया। ओके। और दूसरी बात, ये किसी ने पूछा कि सर आप जो कह रहे हो कि आपकी अरेंजमेंट में कोबाल्ट पहले निकल बाद में है, जबकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 और निकल का एटॉमिक मास 58.7 है, तो आपके हिसाब से कोबाल्ट पहले और निकल बाद में क्यों? यानी कि रॉन्ग पोजीशन कोबाल्ट और निकल की। ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। किसी ने कहा जब इसका एटॉमिक मास आपका बेसिस है तो पहले आपको प्लेस करना चाहिए निकल और बाद में प्लेस करना चाहिए कोबाल्ट। तो उसने कहा देखो बात तो तुम सही कह रहे हो, मैंने ऐसे प्लेस किया है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं इन दोनों की पोजीशंस को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इनकी पोजीशंस को चेंज कर दूंगा तो सारा का सारा क्लासिफिकेशन मेरा गड़बड़ हो जाएगा, विच इज नॉट एट ऑल राइट। याद रहेगा? Yes, भैया। Yes, sir. क्लियर टू ऑल? Clear, sir. Yes. ठीक है। और कोई इसका लिमिटेशन याद हो किसी को तो? No, भैया। ठीक है। अब आता है हमारा जिसने कमाल किया था मेंडलीव क्लासिफिकेशन के बाद, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोजले, हेनरी मोजले और साथ में नील बोर, इन्होंने काम किया और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेबल दिया, और इन्होंने क्लासिफिकेशन का नजरिया ही चेंज कर दिया। इन्होंने कहा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स Are the function of atomic periodic numbers. function, are the periodic function of their atomic numbers। उनके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, एटॉमिक मास पे नहीं। और जैसे ही इसने एटॉमिक नंबर बोला सारी चीजें बिल्कुल सॉर्ट हो गई। कैसे? आप खुद नोटिस करो, जो आइसोटोप्स होते हैं उनका क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर। क्या डिफरेंट होता है? एटॉमिक मास। तो आपका तो क्लासिफिकेशन ही इंक्रीज एटॉमिक नंबर पे था और एटॉमिक नंबर आपके बढ़ नहीं रहे। एम आई क्लियर? तो इसका मतलब Yes, sir. 1H1, 1H2 और 1H3 को अलग पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। Similarly, the cobalt and nickel Yes. situation was also Yes. solved. Yes, that is why isotopes were explained properly. कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है और निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, तो आर दे प्लेस्ड इन अ राइट मैनर और डिफरेंट मैनर? Right manner. Right manner. Cobalt and nickel was explained. Am I clear to all? हाँ या ना? Yes.
इसकी Yes, बस- sir. इसकी बस एक ही लिमिटेशन है, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. Hydrogen. Position of hydrogen is still an anomaly, left unexplained. अभी तक ये एक्सप्लेन इसे हम नहीं कर पाए. Am I clear to all? समझ आ गया सभी को? Yes, भैया. Yes. बेसिस क्लियर हो गए सभी को? Yes, sir. ओके. आज के लिए इतना रखते हैं. अब आप लोग काम कीजिए, कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए. ठीक है? सर एनसीईआरटी भी निकाल लिया. एनसीईआरटी भी निकाल लो. ओके सर.